नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आपका टैक्स एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा और क्वेश्चन पेपर आसान लगा होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट आई है और जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन आसान नहीं है, चाहे वो सेट ऑफ के क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया, 2 सॉल्व किया, 3 सॉल्व किया, 4 सॉल्व करते वक्त मुझे डर लगने लगा कि वाकई में क्वेश्चन मुश्किल था। कोरोना के ज़माने में ये क्वेश्चन इतना मुश्किल आएगा मुझे नहीं पता था। बट इन एनी केस मेरा नाम कौशल कुमार अग्रवाल है और मैं फैकल्टी, ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, कंसल्टेंट, ICI एंड SSI फैकल्टी। और ये हमारी वेबसाइट है। इसके मेनू में आप जाएंगे तो कुछ फ्री रिसोर्सेस हम लोग आपके लिए बनाते हैं और ये फ्री रिसोर्सेस इंटर फाइनल दोनों के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए है। जैसे आपको GST वॉल्यूम 1 की स्लाइड्स, वॉल्यूम 2 की स्लाइड्स, किताबें, पेन ड्राइव, बहुत सारी चीज़ें। तो आप ये वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए और एक ट्रिकर चल रहा है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। ये यूट्यूब चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। और हम लोग बहुत यूनिक काम करते हैं जो कोई नहीं करता। और एक यूनिकनेस तो ये है कि कल 28 नवंबर 2020 को एग्जाम हुआ, कल ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन डाला, बाकी सॉल्यूशन आज डाल रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग GST का पूरा सॉल्यूशन डाल देंगे। और ये जो बुकलेट आप देख रहे हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जो हमने पिछला वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में एक यूट्यूब में कमेंट आया कि अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन जो है वो सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। हमारा मानना है ये हो सकता है। देखिए, करंट ईयर का बिजनेस लॉस सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। उसके कारण था, उसका कारण ये था कि बहुत पहले चिदम्बरम साहब ने ये अमेंडमेंट किया था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस वक्त सैलरी वाले क्या करते थे, पेपर में बिजनेस खोल लेते थे और बहुत सारे खर्चे दिखला के सैलरी के साथ सेट ऑफ कर लेते थे। और वो बेसिकली टैक्स की एक तरह से चोरी हो रही थी। उसको रोकने के लिए उन्होंने करंट ईयर का बिजनेस लॉस को सैलरी के साथ रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम सेट ऑफ नहीं करेंगे। तो वो जो प्लानिंग कर रहे थे वो खत्म हो गया। लेकिन अगर आप एक्चुअली में बिजनेस कर रहे हैं, एक्चुअली में आपका बिजनेस लॉस है, तो एक्चुअली में आपके पास एसेट्स भी है और वो एसेट्स के कारण यानी कि एक्चुअल बिजनेस लॉस भी हो रहा है, एक्चुअल डिप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हैं और उसी करंट ईयर डिप्रिसिएशन के कारण आपका अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन भी आ रहा है। अब आप दूसरी चीज समझिए, करंट ईयर का बिजनेस लॉस सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये सेट ऑफ के चैप्टर में लिखा हुआ जो 7280 है। लेकिन अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन PGBP का चैप्टर है, तो सेट ऑफ का चैप्टर PGBP के चैप्टर को गाइड नहीं कर सकता। स्टैंड अलोन चैप्टर्स है, उसका उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग ही इंटरप्रिटेशन करना होता है। ये इंटरप्रिटेशन रूल है। तो अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में है, वो कहीं नहीं लिखा हुआ है वहां पर कि वो सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो हमारा मानना है कि ये सैलरी के साथ सेट ऑफ हो सकता है। Our humble submission is this, that this can be set off with salary. अब आगे आते हैं, ये 3A में हो गया। उसके बाद हम लोग 3B आते हैं। 3B में एक कमेंट यूट्यूब में आया कि सर ये जो माइनर चाइल्ड का इनकम जब क्लब होगा तो उसमें एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 मिलेगा 1500 का। तो हमने ये गलती मानी कि हम भूल गए थे, तो इसको हमने वो एग्जेम्पशन दिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में। 4A, Mr. Thomas, a non-resident and citizen of Japan, entered into following transaction during the previous year ended 31st March 2020. Examine the tax implication in the hands of Mr. Thomas for the assessment year 2021. Give brief reasoning. अब आइए देखिए, ये बेसिकली पूरा का पूरा आप देखेंगे तो सेक्शन 9 से रिलेटेड है ये। और सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 उसके 7 क्लॉजेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 7A भी है। तो उसी से रिलेटेड है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मार्शल, ए नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। The borrowed fund is used by Mr. Marshall for investing in Indian companies' debt fund for earning interest. So interest on loan, that interest deemed to accrue or rise in India if that loan is used in India.
तो दिस लोन इज यूज्ड इन इंडिया, देयरफॉर इनकम अक्रूज और राइज इन इंडिया, तो मिस्टर थॉमस को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और मिस्टर मार्शल को उनको इंटरेस्ट देने से पहले टीडीएस काटना पड़ेगा, और रेट ऑफ टीडीएस होगा 40%। नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट है तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो रेट ऑफ टीडीएस है 40%। तो आपको इस क्वेश्चन में जब गिव ब्रीफ रीजनिंग लिखा हुआ है तो इसमें आपको सिंपली सेक्शन 9 सबसेक्शन 1(5) क्लॉज वी को डिस्कस करना है, जहां पर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट इज पेबल बाय नॉन रेजिडेंट, डेट इज यूज्ड इन इंडिया, इंटरेस्ट इनकम अक्रूज और राइज इन इंडिया, ये पूरा लिखना है आपको। सेकेंड पॉइंट, रिसीव्ड ₹10 lakhs इन जापान फ्रॉम ए बिजनेस एंटरप्राइज इन इंडिया for granting license for computer software, not hardware specific. Now, business received ₹10 lakh in Japan. That it means that income is received outside India from a business enterprise in India for granting a license for computer software. Now, Mr. Thomas computer software का license एक business enterprise को दे रहा है in India. तो I am assuming that this business enterprise will be using that computer software in India. तो एज पर जनरल रूल इनकम अक्रूज इन इंडिया, बट इसका एक प्रोवाइजो टू सेक्शन 9 है जहां पर लिखा हुआ है कि इफ एनी इनकम अराइजेस बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, द इनकम विल नॉट अक्रू और राइज इन इंडिया। तो ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये बड़ा स्पेसिफिक सा, इतना अंदर डीप वो क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे आइडिया, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमारी किताब में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सारे प्रोविजंस हमारे किताब में हैं, लेकिन हम लोग ने इसको एक्स्ट्रा टॉपिक्स में डाला हुआ है। आप कहेंगे तो मैं दिखलाता हूं इसको, ये रेजिडेंशियल स्टेटस, और रेजिडेंशियल स्टेटस का, और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त ये काम नहीं करते हैं जनरली, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना है बस। ये देखिए एक्स्ट्रा टॉपिक्स, और ये रहा एक्सेप्शन व्हेन रॉयल्टी अक्रू और राइज इन आउटसाइड इंडिया, पेमेंट इज मेड बाय रेजिडेंट पर्सन फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सप्लाइड बाय नॉन रेजिडेंट मैन्युफैक्चरर, दिखलाई नहीं दे रहा है, ओके। तो ये है, लेकिन हमने इसको एक्स्ट्रा टॉपिक्स में डाला हुआ। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में वो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं जब जो हमको लगता है कि बहुत कम चांस है वो आएगा, और ये कोरोना टाइम में इसका चांस आ जाएगा ये मुझे नहीं पता था। खैर, third, he is also engaged in the business of running news agency and earn income of ₹10 lakhs from collection of news and views in India for transmission outside India. ये तो सबको पता है। This income do not accrue or rise in India. तो ये भी टैक्सेबल नहीं है, ये भी टैक्सेबल नहीं है। Fourth, he entered into an agreement with this firm for transfer of technical documents and design and for providing services relating thereto to set up a denim jeans manufacturing plant in Surat, India. He charged 10 lakh for these services. तो सेक्शन 9(1)(7) के अकॉर्डिंग इनकम एक्रूज इन इंडिया। तो ये टेक्निकल सर्विसेज वाली इनकम मैं आपको अगेन दिखला देता हूं। ये है, इसमें बहुत कुछ हो सकता था लेकिन ठीक है। इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय रेजिडेंट, टेक्निकल एग्रीमेंट इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब बी में आते हैं 4B। ये क्वेश्चन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग किया क्योंकि इसमें ऐसे पॉइंट्स तो जो मुझे मिल ही नहीं रहे, अभी तक नहीं मिल रहे, लेकिन हमने कुछ दिमाग लगाया और कॉमन सेंस से लगा के इसको सॉल्व किया है। मैं आपको दिखलाऊंगा कहाँ मैं फंस रहा हूँ। ये देखिए, मिस्टर गोविंद परचेज 600 शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 900 हमने पहले लिख दिया सॉल्यूशन पे, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 130 पर शेयर में 1979 में खरीद रहा है। तो ये 600 शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच वाज 900 पर शेयर। तो 600 शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 900 है पर शेयर। इसके बाद 1984 को इसको 1200 बोनस शेयर्स मिला। तो इसको 2001 से पहले अगर बोनस शेयर्स मिल रहा है तो इसका भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा फेयर मार्केट वैल्यू। तो इसीलिए हमने फेयर मार्केट वैल्यू जो 900 है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। यही बोनस शेयर्स अगर 2001 या उसके बाद मिला होता तो बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 हो जाता। लेकिन फिलहाल जो 1800 शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 900 है। इसके बाद ये लिखता है
31 जनवरी 2018 को इसका फेयर मार्केट वैल्यू 2000 है। ये डेटा का कोई मतलब नहीं बनता, इसको कहीं भी हमने यूज नहीं किया है और यूजेबल भी नहीं है। इसके बाद ऑन 31 जनवरी 2019 ही कन्वर्टेड 1000 शेयर्स एज ए स्टॉक इन ट्रेड। अब ये 1000 शेयर्स एज ए स्टॉक इन ट्रेड 1800 में से 1000 ही हैज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल तब हो जाता जब बोनस शेयर्स 2001 के बाद होता, एक का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 900 आता, एक का नील आता, तो कौन से 1000 शेयर्स दे हैव कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तब और ज्यादा टिपिकल हो जाता। तब शायद उनको देना पड़ता पूरा 600 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन, क्या उन्होंने को सिस्टम बनाना होता, उन्होंने खैर वो टिपिकलिटीज लेके नहीं आए इस क्वेश्चन में। तो 1000 शेयर्स एज हिज स्टॉक इन ट्रेड। अब देखिए कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जिस दिन ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ उस दिन पैसा तो आया नहीं है, तो जिस दिन ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब इन्होंने क्या किया, द शेयर्स वाज ट्रेडेड इन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ऑन दैट डेट एट ए हाई ऑफ 2200 पर शेयर एंड क्लोज फॉर दैट डे एट 2100 पर शेयर। आपको भी पता है स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करता है हर सेकेंड, तो उन्होंने एक हाई प्राइस एक लो प्राइस ले लिया। तो अब मैं पूरा लॉ पढ़ रहा हूं, रूल्स पढ़ रहा हूं, इसमें कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो कहीं लिखा भी होगा तो आई डोंट नो। हमने एक कॉमन सेंस लगाया है और कुछ जगह इनकम टैक्स में एवरेज प्राइस का भी कॉन्सेप्ट है, तो हमने 2200 और 2100 का एवरेज प्राइस ले लिया, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 2050। अब ये जो कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड है, ये टैक्सेबल तब होगा जब ये बिकेगा, जिस ईयर में बिकेगा। तो ये कह रहा है 45 कैलकुलेट करके छोड़ दो, कैपिटल गेन अराइज होगा जिस ईयर में बिकेगा, और ये बेचा कब है 7 जुलाई 2019 में, यानी कि प्रीवियस ईयर 1920 में पूरा बिका है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो कैपिटल गेन निकालेंगे, बिजनेस इनकम भी निकालेंगे क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड भी बेच रहा है। तो अब आप सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमने 1800 शेयर्स में 1000 शेयर तो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, तो जो 800 शेयर्स है उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 800 शेयर्स का बेचा कितने में 2400, तो 800 इंटू 2400 दिस 19,20,000 इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इस 800 शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है 900 है। किस फाइनेंशियल ईयर में बेचा गया 1920 में। 1920 का फाइनेंशियल इंडेक्स वैल्यू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू है 289, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। 289 इंटू 800, इसका कॉस्ट 800 शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 900 पर शेयर डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया लॉस में 1,60,800। ऑब्वियसली दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ हो सकता, बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो ये हमने लिख भी दिया। अब कहानी आती है जो 45 सबसेक्शन 2 अप्लाई करना है। तो जिस दिन ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ उस दिन एवरेज प्राइस पर शेयर 2050 था, कितना कन्वर्ट हुआ 1000, तो 1000 इंटू 2050 इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इस 1000 शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है 900 पर शेयर। जिस दिन कन्वर्ट हुआ है उस दिन का हमें इंडेक्स वैल्यू लेना है, किस दिन कन्वर्ट हो रहा है ये ऑन 31 जनवरी 2019 यानी कि 1819, तो 1819 का इंडेक्स वैल्यू 280 है, इसको हमने कैलकुलेट किया और ये 4,70,000 का लॉस आ गया। और ये जो 4,70,000 का लॉस है वो किस ईयर का मानेंगे, जिस ईयर में ये पूरे शेयर्स बेचे गए हैं, यानी कि ये 1000 शेयर्स बेचा गया है। तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो असेसमेंट ईयर 2021 का ही है। अब ये 20,50,000 का शेयर्स वो 2400 पर शेयर में बेच रहा है, तो हमने 1000 इंटू 2400, 1000 शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20,50,000 आ गया, तो ये बिजनेस इनकम आ गया 3,50,000, तो हमारा टोटल इनकम आएगा 3,50,000। ये हमने एक बार सॉल्यूशन जैसा हम लोग किताब में प्रेजेंट करते लिखा हुआ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज ऑन 26 फरवरी 1979 इज 130 पर शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 900 पर शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2019 इज 2050। फिर ये हमने वही कैलकुलेशन यहां पर इस तरह से भी प्रेजेंट कर दिया है। तो ये कंप्लीट हो गया, और हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा, इसको प्लीज़ शेयर भी कर लीजिएगा, आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ग्रुप्स में आप शेयर कर लीजिएगा, मैक्सिमम जगह ये फैल जाए। और
मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी आप लोगों की हेल्प ही कर रहा हूँ, है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन अब क्या बचा हुआ है, क्वेश्चन 4 का एक अल्टरनेटिव, क्वेश्चन 4 कीजिए या अल्टरनेटिव। मुझे तो लगता है क्वेश्चन 4 का दूसरा क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया भी होगा या नहीं किया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना एक्सपेक्टेड है आपका एग्जाम में, कितने आने वाले हैं, और आपका पेपर कैसा हुआ इसके बारे में बताइए। या ईदर में तो ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N, ये नया आया है। और मिस्टर जूली रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट्स, ये डीम डिविडेंड का केस है, तो इसको भी डिस्कस करते हैं, देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।